हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। इतने सारे करेंसीज अवेलेबल हैं, चाहे इंडियन रुपीज़ हो, चाहे डॉलर हो, चाहे जो भी अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग फॉर्म है करेंसी के। इतने सारे करेंसी होने के बाद भी क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत या फिर बिटकॉइन या इथरनेट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इसको हम लोग आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा कि फॉर्म ऑफ मनी। अगर आप 30,000 पहले या 25,000 ईयर पहले जाइएगा तो पहले क्या होता था, जो हमारे पूर्वज होते थे वो लोग मनी को किस तरह से यूज़ करते थे। वो लोग राइस को मनी कंसिडर करते थे। राइस के बदले 1 केजी राइस के बदले में कुछ कुछ जो भी चीज़ है उसको एक राइस को एक मनी का फॉर्म कंसिडर करते थे। फिर क्या हुआ कि कुछ एनिमल्स, कुछ बकरी या फिर काव को एक मनी का फॉर्म कंसिडर करने लगे, पैसे का फॉर्म कंसिडर करने लगे। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि कुछ स्पेसिफिक फ्लावर को भी उन्होंने जो है मनी का फॉर्म कंसिडर किया। और फिर कुछ टाइम ऐसा भी आया कि कुछ स्पेसिफिक स्टोन को भी उन्होंने मनी कंसिडर किया। बट अगर आप 5,000 साल पहले जाइएगा तो ये जो चीज़ है, ये जो मनी का फॉर्म है, ये चेंज होकर गोल्ड पर आ गया। तो सारे जो कंट्री हैं, सारे जो पूर्वज हैं, यहाँ पर आए कि गोल्ड को एक फॉर्म ऑफ मनी कंसिडर किया गया। अब उन लोगों ने रिसर्च करके जो फॉर्म ऑफ मनी गोल्ड को कंसिडर किया, तो उसमें जो 5 पॉइंट होती है किसी भी मनी को कंसिडर करने के लिए, जो 5 पॉइंट होता है वो क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि ड्यूरेबल, कि वो जो चीज़ है वो सड़ना या गलना नहीं चाहिए। तो अगर गोल्ड को आप देखते हैं तो गोल्ड जो है सड़ने गलने वाली चीज़ नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से गोल्ड को आप मनी कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट होता है लिमिटेड सप्लाई। मनी होने के लिए दूसरा पॉइंट होता है लिमिटेड सप्लाई, कि उसकी सप्लाई लिमिटेड होनी चाहिए। अगर आप गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड की सप्लाई भी लिमिटेड है। मतलब गोल्ड ऐसा नहीं है कि गोल्ड अगर आप ज़्यादा माइनिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा गोल्ड मिलेगा, ऐसा नहीं है। गोल्ड एक लिमिटेड है, पूरे यूनिवर्स में जो है गोल्ड एक लिमिटेड अमाउंट में जो है अवेलेबल है। तो आप जितना ज़्यादा माइनिंग करेंगे तो एवरेज देखा गया कि हर साल 2% से जो है गोल्ड आपको अचीव होता है, मिलता है हर कंट्री को, या जो भी चीज़ यूनिवर्स को 2% माइनिंग करने पे 2% से जो है गोल्ड अवेलेबल होता है, मिलता है। थर्ड पॉइंट जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होना चाहिए। मनी होने के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होना चाहिए। तो गोल्ड को अगर देखते हैं तो गोल्ड का भी डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है। क्यों फेयर है? क्योंकि गोल्ड जो है हर कंट्री में एक सेम अमाउंट में अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर कंट्री के पास बहुत ज़्यादा गोल्ड है और एक किसी पार्टिकुलर कंट्री के पास बहुत कम गोल्ड है। एक हर कंट्री के पास एक अवेलेबल है, एक लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एक इक्वल इक्वल तो नहीं, मतलब एक नॉर्मल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब वो किसी के पास जो है ज़्यादा गोल्ड या कम, किसी कंट्री के पास कम गोल्ड नहीं है। एक फेयर अमाउंट ऑफ गोल्ड हर कंट्री के पास है। तो इस पॉइंट के हिसाब से भी गोल्ड को आप मनी का दर्जा दे सकते हैं, मनी कंसिडर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है मनी होने के लिए कि उसका पोर्टेबल होना, मतलब उसका लेन देन होना बहुत इजी होना चाहिए। तो गोल्ड का भी लेन देन जो है, पोर्टेबल जो है, उसका जो एक्सचेंज है बहुत इजी है। आप किसी को एक गोल्ड का एक सिक्का दे सकते हो, आप किसी से एक गोल्ड का एक सिक्का ले सकते हो। तो इस हिसाब से भी जो है गोल्ड मनी के दायरे में मनी कंसिडर आप इस हिसाब से भी गोल्ड को कर सकते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट होता है किसी भी मनी कंसिडर करने के लिए, वो होता है डिविजिबल, कि उसका डिवाइड होना ज़रूरी होता है। तो गोल्ड भी डिवाइड होता है, बट इतना ज़्यादा डिवाइड आप उसको नहीं कर सकते कि आप जो है एक कप चाय किसी दुकान में खरीदने के लिए आप बोल सकते हो कि भाई इतना गोल्ड ले लो और इतना चाय दे दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतना छोटे पार्ट में या 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के पार्ट में गोल्ड डिवाइड नहीं होता। तो इस पॉइंट के हिसाब से गोल्ड मनी के क्राइटेरिया से थोड़ा फेल हो जाता है। तो अगर आप देखिएगा फिर क्या हुआ कि जब ये सिनारियो आया तो उसको फिर कम बैक करने के लिए एक प्रोमिसरी नोट जारी किया गया, एक नोट बनाया गया कि उसमें ये डिफाइन किया गया कि अगर सपोज $10 का नोट है तो उसमें ये लिखा गया, उसमें उसके लिए कस्टमर को ये विश्वास दिलाया गया, उसमें लिखा गया कि इस $10 के बदले आपको जो है $10 का गोल्ड मिलेगा। अगर आप उस समय $10 लेकर किसी बैंक में जाइएगा तो वो आप अगर बोलिएगा कि $10 का गोल्ड चाहिए आपको, तो वो आपको $10 का गोल्ड आपको उसके बदले में वापस करेगा। बट अगर आप अभी के जाइएगा, अगर लास्ट सेंचुरी में जाइएगा, तो क्या हुआ है कि सारी कंट्री, सारे जो गवर्नमेंट है इस पॉइंट से हट गई है, डाइवर्ट हो गए हैं। और अभी अगर आप आज के नोट में देखिएगा, चाहे डॉलर में देखिए चाहे इंडियन करेंसी में देखिए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लिखा रहेगा जो मैंने मार्क किया है वो आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसमें लिखा है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ वट एवर अमाउंट, जो भी अमाउंट हो वो अमाउंट प्रॉमिस करती है गवर्नमेंट उसे देने के लिए। तो आज के नोट में ये चीज़ लिखी रहती है।
तो अब क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत यहाँ क्यों पड़ी? अगर आप देखिए कि नोट में जो है, अब गवर्नमेंट जो है गोल्ड से तो ऑलरेडी ये हट गई। पहले क्या होता था कि जितना गोल्ड होता था किसी कंट्री के पास उतना ही वो पैसा प्रिंट कर सकती थी। बट अभी क्या हो गया कि उस पॉइंट से हट गई, क्योंकि गोल्ड अभी नोट में वैसा चीज़ प्रॉमिस, गोल्ड के टर्म में प्रॉमिस नहीं लिखा रहता है। अभी सिर्फ नॉर्मल प्रॉमिस करती है गवर्नमेंट कि मैं इस नोट के बदले में मैं उसको उतना अमाउंट का जो है पैसा देने के लिए प्रॉमिस करता हूँ। बट आज के डेट का 500 रुपीज़, एंड अगर आप 10 साल बाद इसी 500 रुपीज़ को देखते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ही डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों डिक्रीज़? क्योंकि इन्फ्लेशन का जो टर्म है वो वहाँ आ जाएगा। इन्फ्लेशन क्या होता है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए वो जनता को ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती टैक्स के लिए, क्योंकि उनको वोटर को भी जवाब देना है, वो ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती, हर चीज़ में टैक्स इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। तो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए वो क्या करती है कि वो ईजी तरीका उसके पास क्या होता है कि वो नोट प्रिंट करे, एक्स्ट्रा नोट प्रिंट करे। तो वो क्या नोट प्रिंट करती है। तो इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा नोट प्रिंट करेगा तो उतनी ज़्यादा जो है करेंसी की वैल्यू जो है डिक्रीज़ होगी। अब नोट प्रिंट करने के लिए उसका सिस्टम क्या होता है, नोट का प्रिंट होना, सप्लाई होना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना, इसका एक सिस्टम होता है कि भाई कोई जो है सेंट्रल बैंक उसको प्रिंट करती है, फिर वो बैंक में जाता है, बैंक से फिर वो क्या बिजनेसेस में जाता है, बिजनेसेस से वो क्या होता है सैलरी के रूप में या डिविडेंड के रूप में पब्लिक के पास पहुंचती है। बट अगर आप इकोनॉमिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि लास्ट 10 ईयर में ये चीज़ें नहीं हो रही है, ये जो सिस्टम है अपर से नीचे जो आना चाहिए, ये जो चीज़ है ये सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए वेल्थ गैप इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप देखिए कि अमीर लोग अमीर हो रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वेल्थ गैप इंक्रीज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा में ज़्यादा 50 ईयर जब से ये गोल्ड के जो पैरामीटर है गोल्ड से जब से डाइवर्ट हुए हैं सारे कंट्री, 1971 से ऑलमोस्ट डाइवर्ट हुए हैं, तो लास्ट 50 ईयर में जो है ये गैप बहुत बड़ा है। तो इस जो ये इस तरह की जो करेंसी होती है जो लास्ट 50 ईयर से चल रही है, इस करेंसी को जो फिएट मनी बोलते हैं। तो ये जो फिएट मनी है, ये जितने भी कंट्री है, ये जितने भी कंट्री में अभी जो करेंसी चल रही है इसे फिएट मनी बोलते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या होगा, संतोषी नाकामोटो नाम से एक बंदे है, एक आदमी है जिसने बिटकॉइन बनाया। बिटकॉइन में भी ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी गोल्ड जैसी है कि बिटकॉइन को यहाँ तक कि डिवाइड भी किया जा सकता है। एक बिटकॉइन के बदले आप 100 मिलियन संतोषी इक्वल टू 1 बिटकॉइन होता है। जिस तरह से आपका 100 सेंट इक्वल टू $1 होता है, उसी तरह से 100 मिलियन संतोषी इक्वल टू 1 बिटकॉइन हो सकता है। मतलब आप जो है एक कप चाय भी जो है बिटकॉइन से खरीद सकते हैं, जो कि आपका गोल्ड में वो चीज़ पॉसिबल नहीं था। तो इसको यहाँ पर बीट किया बिटकॉइन ने, इसको काउंटर किया, संतोषी जी ने जो इसको काउंटर किया। और ये एक चीज़ हुआ। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप सपोज़ आप पैसे भेजते हैं, अगर आप अपने गूगल पे से कहीं पैसे भेजते हैं, किसी अकाउंट में पैसे भेजते हैं, तो वो क्या होता है, वो पहले आपके बैंक में जाता है, फिर आपके बैंक से फिर उसके बैंक में जाता है, फिर उसके बैंक से फिर गूगल के सर्वर पे अपलोड होता है। तो यहाँ पर क्या है कि मीडिएटर है, एक थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी क्या है, बैंक एक थर्ड पार्टी है। तो अगर ये जो प्रोसेस है, आपका बैंक, मेरा बैंक और गूगल सर्वर, इसमें से कोई भी फेल होता है तो आपका पैसा वहाँ अटक जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है पंजाब नेशनल बैंक के केस में। एक टाइम आया जो पंजाब नेशनल बैंक में करप्शन हुआ, तो वहाँ पर आपका पैसा अटक गया, आप वहाँ से पैसा निकाल नहीं सक रहे थे। और एक कुछ भी बैंक और भी बहुत सारे बैंकों के साथ ऐसी चीज़ें हुई। तो इसमें क्या हुआ कि अब जो है बिटकॉइन में क्या हुआ कि यहाँ पर क्या कोई थर्ड पार्टी जैसी चीज़ होती नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी जैसी चीज़ होती नहीं है। इसको आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक आदमी, एक वन पर्सन से ले जो है अदर पर्सन पर डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है। बट इसमें जो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, मैथमेटिकली इसको क्रिप्टोग्राफिकली जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। ये लेजर को आपके मोबाइल में डायरेक्ट नहीं डाला जाता है, इसको बहुत सारे नोट्स जो इनक्रिप्टेड होते हैं उसके थ्रू भेजा जाता है। मतलब एक ब्लॉकचेन होता है, मिडिल मैन यहाँ पर क्या होता है, कोड होता है जो डिसेंट्रलाइज्ड लेज़र होता है, जो कि लाखों लोगों के पास, इसे टेक्निकली जो है हम लोग ब्लॉकचेन बोलते हैं। मतलब लाखों लोगों के पास जो भी सारे आजकल सारे जो है माइनिंग कर रहे हैं, सारे सिस्टम पे क्या होता है, एक ही तरह का जो है सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्रामिंग है, उसके थ्रू माइनिंग होती है। तो सारे वो एक सेंट्रलाइज्ड लेजर से होके जो है वो आपको वहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी यहाँ से रिलीज़ हो गया। तो दो प्रॉब्लम जो होती थी, नॉर्मल जो करेंसी है उसमें दो प्रॉब्लम क्या होती थी,
पहला प्रॉब्लम तो होता था कि उसमें जो गोल्ड वाली जो चीज़ होती थी वहाँ पर उसमें एक लिमिटेड गोल्ड में लिमिटेड सप्लाई होता था, बट वहाँ से डाइवर्ट हो गई थी और एक अनलिमिटेड जितना चाहे उतना नोट प्रिंट कर सकते हैं। बट बिटकॉइन में क्या हो गया कि उसकी सप्लाई लिमिटेड हो गई। वहाँ पर बिटकॉइन में कि सप्लाई उसकी लिमिटेड है। जब सप्लाई लिमिटेड है तो अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाएगी एंड सप्लाई बढ़ता जाएगा और बिटकॉइन का जो है सप्लाई घटता जाएगा, तो थियोरेटिकली ऐसा है कि ऑटोमेटिकली जो है बिटकॉइन का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि जब आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ थर्ड पार्टी जो होता है क्या बैंक होता है जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट बाय फाइनेंशियल बैंक होता है। बट जब आप क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ क्या होता है, देखिए ब्लॉकचेन होता है जो डिसेंट्रलाइज होता है, बहुत सारे सिस्टम से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर आपको मिलता है, तो यहाँ पर जो है मिडिल मैन जो होता है कौन है, कोड है, एक डिसेंट्रलाइज्ड लेज़र होता है जो लाखों लोगों के पास होता है। इसे टेक्निकली जो है ब्लॉकचेन बोलते हैं। आपको उतना समझना नहीं है कि ब्लॉकचेन क्या होता है। अब इंटरनेट आप यूज़ करते हैं, इंटरनेट क्या होता है वो समझना नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना मतलब रखना है कि ये एक ब्लॉकचेन होता है जहाँ पर लाखों जो है सिस्टम अवेलेबल होते हैं, उससे होकर जो है यहाँ पर माइनिंग होती है, उसके थ्रू आपको जो है ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो है क्या इनक्रिप्टेड होता है, ये नोड के थ्रू आपके पास जाता है। ये इस तरह से डायरेक्टली इसमें जो है इसमें कुछ मैथमेटिकली इसको जो क्रिप्टोग्राफिकली जो प्रोटेक्ट किया जाता है। ये लेजर को आपके मोबाइल में डायरेक्ट नहीं डाला जाता है, इसको बहुत सारे नोड्स में जो कि इनक्रिप्टेड होते हैं उसके थ्रू भेजा जाता है। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों के लिए बिटकॉइन एक 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 एक्सपेरिमेंट है जो अभी अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन एंड इथेरियम। बिटकॉइन क्या है कि ऑलमोस्ट 2007 में इसका जो है ये हुआ, मतलब 2007 से अवेलेबल है और अब तक ऑलमोस्ट 13 ईयर हो गए हैं इसको, अभी तक वो हैक नहीं हुआ है। ठीक है, 13 ईयर में ये हैक नहीं हुआ है, तो ये की बहुत बड़ी बात है और ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये हो सकता है कि इसकी वैल्यू और भी बढ़े, हो सकता है नहीं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़े आने वाले टाइम में। आप पैसे के टर्म में इसको मत देखिए, बट हाँ आप इसमें ऐसा नहीं कि सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये एक एक्सपेरिमेंट, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसके बारे में नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए। अगर नॉर्मल आप देखें तो बिटकॉइन एंड इथेरियम ये दोनों जो है मेन करेंसी है। ये 13 साल से हैक नहीं हुआ। इथेरियम ऑलमोस्ट 7 और 8 ईयर से मार्केट में है। तो बाकी जो भी नई करेंसी इनके कॉन्सेप्ट को कॉपी करके वो चल रहे हैं, बट उनके क्रिएटर है वो खुद बोल रहे हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट बिटकॉइन एंड जो इथेरियम है इसकी वैल्यू ऐसी नहीं होगी कि ये ज़ीरो हो जाएगी, बट अदर कॉइन जो है इनकी वैल्यू हो सकती है कि ज़ीरो हो जाए। तो इसके लिए आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, आपको पहले नॉलेज गेन करना है, एक बार में उसमें ज़्यादा अमाउंट ऐड नहीं करना है। हाँ बिटकॉइन और इथेरियम में थोड़ी अमाउंट आप 100-1000 से SIP कर सकते हैं, बट अदर करेंसी में आप ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 10%, 20%, 30% के हिसाब से आप उतना रिटर्न कमाने के लिए आप वहाँ पर टेक्निकल के हिसाब से आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट उसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपके लिए बिटकॉइन एंड इथेरियम है, बट उसके लिए भी आपको नॉलेज ज़रूरी है। आपको नॉलेज उसके बारे में जानकारी क्या होता है क्रिप्टो, और भी डीप जानकारी आपको होनी चाहिए इसकी। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं जो है क्रिप्टो की कॉल, इक्विटी की कॉल, स्विंग ट्रेडिंग की कॉल, इस तरह की कॉल वहाँ प्रोवाइड करता हूँ, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।